नमस्कार दोस्तों आज का दिन मेरे लिए और हमारे इस चैनल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम अपने चैनल पे पहला Q&A करने जा रहे हैं। हमारे Q&A का क्वेश्चन हमसे पूछा है सूफियान जी ने। तो आज का Q&A शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम यू वांट। हमारे चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और साथ ही यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले वीडियो बनाऊं तो आप अपना रिकमेंडेशन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे व्यूअर की क्वेरी ये थी कि वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जैसे कि अमेज़ॉन, जियो, फ्लिपकार्ट से कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक क्वेरी नहीं पता है कि वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हैं या फिर अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एक रिटेलर है जो कि ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से परेशान है, तो मैं इसको एक जनरल क्वेरी के वे में आपको कुछ ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे कैसे सेल करना है ये भी समझाऊंगा। और अगर आप सेल नहीं करना चाहते, सिर्फ डायरेक्ट कंपटीशन लेना चाहते हैं, तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ऑल्दो इसी चैनल पर आने वाले कुछ टाइम में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का कोर्स भी आएगा और साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे कि अगर आप अपना ऑनलाइन खुद का ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसकी मार्केटिंग भी आपको कैसे करनी चाहिए उससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी। पर क्योंकि हमारे पास एक क्वेरी आई थी, एक क्वेश्चन आया था व्यूअर का कि कैसे वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से कंपटीशन ले सकते हैं, इसलिए हम ये वीडियो पहले बना रहे हैं। कोर्स हो सकता है आपको अगले 1 महीने या 2 महीने में हमारे चैनल पर एक कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड मिल जाए। तो दोस्तों ऑनलाइन मार्केट प्लेस में चाहे आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप किसी और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हो, वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, आपका प्राइस क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, जब तक आप ये स्पेसिफिक नहीं करेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है और आप अपने मार्केटिंग में कितना बजट लगा सकते हैं, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको कौन सा मार्केट प्लेस चूज़ करना चाहिए या फिर मार्केट प्लेस चूज़ भी करना चाहिए कि नहीं। पर मैं एक जनरल व्यू लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर हैं या रिटेलर हैं। देखिए अगर आप रिटेलर हैं तो यानी कि आप किसी और से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक चेन होती है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाएगा, ट्रेडर को देगा, ट्रेडर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा। तो उसमें हर किसी का प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता रहता है। तो अगर आप एक रिटेलर हैं तो आप पे ज़्यादा क्या होगा, ओपीएम आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% होगा, 15% होगा। इसमें अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं तो आपको अमेज़ॉन पे मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन की खुद की फीस और शिपिंग आप नहीं निकाल पाएंगे, या तो आपका प्रोडक्ट प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, आप पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% 2% है तो आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को भूल जाइए, आप अपने रिटेल स्टोर्स को ही मार्केट करने की कोशिश करें। वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपका प्रोडक्ट प्राइस जो है वो एक अच्छा खासा 300-400 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट है तो आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को यूज़ कीजिए। देखिए अमेज़ॉन जो है वो इंडिया में आज एक हाथी है। हाथी से आप डायरेक्ट पंगा क्यों लेना चाह रहे हैं, आप हाथी की सवारी कीजिए ना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अमेज़ॉन को अपना हाथी बनाएं, आप उसको यूज़ करें और उससे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में आपको प्रोडक्ट की जो फीस होगी, उनकी रेफरल फीस वो देनी होगी, शिपिंग देनी होगी और कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं। क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट पहुँचाएंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। इसकी वजह से आप शिपिंग और जो भी उनकी रेफरल फीस वगैरह होती है वो दे पाएंगे। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप एक डायरेक्ट इंपोर्टर हैं या फिर डायरेक्ट ट्रेडर हैं और आप पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को यूज़ करें, उसको उस पर अपना प्रोडक्ट सेल करें। पर दोस्तों मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले ना, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर ले कि आपको कितनी शिपिंग पड़ेगी और कितनी फीस आपको टोटल लग जाएगी। इसके लिए आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे सेलर फीस ऑन अमेज़ॉन तो आप पे एक सेलर सेंट्रल का पेज आ जाएगा।
आप उससे अपनी कैटेगरी चूज़ कर कर अपना लिस्टिंग प्राइस की जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो अगर डालेंगे तो वो आपको प्रॉपर एक फ़ीस का स्ट्रक्चर बता देगा कि रेफरल फ़ीस इतनी लगती है, क्लोजिंग फ़ीस इतनी लगती है, शिपिंग फ़ीस इतनी लगती है। उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि फ़ीस देने के बाद आपको अगर प्रॉफिट बच रहा है, एटलीस्ट 20 to 25% आपको प्रॉफिट होना चाहिए सेलिंग प्राइस का। आपकी जो कॉस्ट पड़ रही है उसका नहीं, सेलिंग प्राइस का 20 to 25% आप पे प्रॉफिट अगर बच रहा है तो आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को यूज़ करें। दूसरा, आप अपने कॉम्पिटिशन्स को देखें। अगर मान लीजिए कि आप शूज़ बेचते हैं और अमेज़ॉन पे आपके शूज़ से जैसा मिलता जुलता कोई शूज़ लिस्टेड है, तो आपको ये भी देखना होगा कि वो किस प्राइस पे लिस्टेड है और आप उसका प्राइस मैच कर सकते हैं कि नहीं, या उसको अंडरकट कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे ज़रूर सेल करें। अब ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विजिबिलिटी की। देखिए, वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं तो आपको ट्रैफिक वहाँ पर लाना पड़ता है। पर अमेज़ॉन इतनी बड़ी साइट है कि उस पर रोज़ करोड़ों लोग शॉपिंग करने आते हैं। बट क्योंकि उस पर करोड़ों लोग शॉपिंग करने आते हैं, इसलिए लाखों लोगों ने उस पर करोड़ों प्रोडक्ट्स भी लिस्ट किए हुए हैं। अब उन करोड़ों प्रोडक्ट में आपको अपना प्रोडक्ट अगर रैंक कराना है तो उसके लिए मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखेगा तभी तो वो खरीदेगा ना। नहीं तो मान लीजिए स्पोर्ट्स शूज़ कोई सर्च करेगा और आपका प्रोडक्ट उसको दिखेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से खरीदेगा। इसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी, या फिर आपका प्रोडक्ट रैंक करना चाहिए। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ रैंक कर रहा है। मान लीजिए आपका नया प्रोडक्ट है, आपने अभी अभी लिस्टिंग करी है उसकी, आपका जो सेलर पोर्टल है, सेलर अकाउंट है, वो भी नया है। तो आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और आप सर्च करेंगे स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मैन, आपका प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं दिखेगा, 100 पेज पे भी नहीं दिखेगा। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने ज़रूरी होंगे अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब इन फैक्टर्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कीवर्ड। जो कीवर्ड कस्टमर सर्च कर रहा है, अगर आपने वो अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, इमेज टैग में या फिर बुलेट पॉइंट्स में डाला ही नहीं होगा तो अमेज़ॉन को पता नहीं लगेगा ना आप क्या बेचना चाह रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ बेचना चाह रहे हैं लेट से, और आपने टाइटल में स्पोर्ट्स शूज़ ही नहीं डाला, तो अमेज़ॉन को कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट स्पोर्ट्स शूज़ है। देखिए, जैसे हम गूगल पे एसईओ करके अपनी वेबसाइट रैंक करते हैं, आर्टिकल रैंक करते हैं, सिमिलर प्रोसेस है अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करने का भी। पर अगर आपने कभी एसईओ नहीं किया, आप बिल्कुल ही नए हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ कीवर्ड्स सर्च करने पड़ेंगे, और वो कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि कस्टमर सर्च कर रहा हो प्रोडक्ट खरीदने से पहले। ठीक है ना। अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स शूज़ आप बेच रहे हैं, अगर मैं सिमिलर एग्जांपल लूँ, तो कोई सॉक्स सर्च करके तो स्पोर्ट्स शूज़ खरीदेगा नहीं, वो स्पोर्ट्स शूज़ सर्च करके ही स्पोर्ट्स शू खरीदेगा, या वो रनिंग शूज़ सर्च कर रहा होगा, या वो कैजुअल शूज़ सर्च कर रहा होगा। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। इन कीवर्ड्स ढूंढने के लिए आप दो पेड टूल्स हैं, एक जंगल स्काउट है और एक AMG स्काउट है। अगर आप पेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, पेड टूल ले सकते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करें। इसमें आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने सर्चेज होते हैं ये तक पता लग जाएंगे, और उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कौन सा प्रोडक्ट रैंक कर रहा है और उसके कितने यूनिट सेल होते हैं, एवरेज आउट मंथली कितने यूनिट सेल होते हैं, आपको वो ये पेड टूल्स बता सकते हैं। बट अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं और पेड टूल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप अमेज़ॉन का सर्च बार यूज़ करें। आप उसमें क्या करें कि आप उसमें टाइप करें शूज़, तो शूज़ के बाद अगर आप स्पेस देंगे तो वो शूज़ के सफिक्स में यूज़ होने वाली जितने कीवर्ड्स क्वेरी होंगी वो उनको आपको नीचे सजेस्टेड में दिखाएगा। मान लीजिए शूज़ फॉर मेन ज़्यादा सर्च होता है और शूज़ फॉर वुमेन कम सर्च होता है, तो शूज़ फॉर मेन ऊपर आएगा। अगर मान लीजिए किसी वीक या किसी 15 दिन के बाद शूज़ फॉर वुमेन ज़्यादा सर्च हो रहा है, तो शूज़ फॉर वुमेन शूज़ फॉर मेन से ऊपर दिखाएगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप अमेज़ॉन सर्च बार यूज़ करके भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, या फिर अपने कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग देख सकते हैं, उसने टाइटल में क्या क्या मेन कीवर्ड्स यूज़ करे हुए हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, और कौन सा कीवर्ड है जो कि रिपीटेडली वो टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहा है। देखिए, डिस्क्रिप्शन आज के टाइम पे अमेज़ॉन पे इतना कीवर्ड फोकस्ड नहीं भी हो तो भी चलता है, बट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और इमेज का जो आपका ऑल टैग है उसको आपको कीवर्ड ओरिएंटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने इमेज का नाम जो होगा अपलोड करने से पहले उसको एडिट करें और कोशिश करें कि हर इमेज में अलग अलग कीवर्ड यूज़ करके आप उसको नाम दे पाएँ। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कीवर्ड की। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सेल्स वॉल्यूम।
अमेज़ॉन प्रोडक्ट उसी हिसाब से रैंक कर रहा है जिस हिसाब से वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे सेल ला रहे हैं। मान लीजिए स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन पे नाइकी का एक पर्टिकुलर शूज़ रोज़ 100 जोड़ी बिकता है, 100 पेयर बिकता है, और एडिडास का एक शूज़ रोज़ 90 पेयर्स बिकता है, और पूमा का एक शूज़ रोज़ 70 पेयर्स बिकता है। तो जो नाइकी का शू है, क्योंकि वो रोज़ एडिडास और पूमा के शू से ज़्यादा बिकता है, वो नंबर 1 पे दिखाएगा आपको, सेकंड पे एडिडास दिखाएगा, थर्ड पे पूमा का दिखाएगा। अब देखिए ये इंटरकनेक्टेड है कि सेल्स वॉल्यूम से ही आपको रैंक मिलेगी और रैंक से ही आपको सेल्स वॉल्यूम मिलेगी। क्योंकि जब भी कोई क्वेरी कोई कस्टमर सर्च करता है तो 70 to 80% कस्टमर टॉप की 3 लिस्टिंग में से ही प्रोडक्ट बाय करते हैं। सेकंड पेज तक तो मुश्किल से 5% कस्टमर ही पहुंच पाते। 95% कस्टमर फर्स्ट पेज की लिस्टिंग में से प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसमें से भी 70 to 80% फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लिस्टिंग होती है उसमें से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर आपको अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ानी है तो आपकी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होनी चाहिए, और आपकी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कब होगी? जब आपकी सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होगी। अब क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है तो आपकी सेल्स वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है, और सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है इसलिए आपकी रैंक भी ज़्यादा नहीं है। तो आप अपनी सेल्स वॉल्यूम और रैंक दोनों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिव्यू और सेलर फीडबैक। आपके प्रोडक्ट पे कितने कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि लिस्टिंग्स नाइकी की पुरानी होगी, एडिडास की, पूमा की पुरानी लिस्टिंग होगी और ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो, तो उसको ज़्यादा लोग खरीद भी रहे होंगे और उस पर रिव्यूज़ भी ओवर द टाइम एक्यूमुलेट हो गए होंगे। कई लिस्टिंग्स पे लाखों लाखों रिव्यूज़ भी होते हैं, बट मान लीजिए एक प्रोडक्ट है आप बेचना चाह रहे हैं और उसका जो टॉप रैंक्ड प्रोडक्ट है उस पर 1 लाख रिव्यूज़ हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप वो प्रोडक्ट कभी भी अमेज़ॉन पे लिस्ट मत करें, क्योंकि अगर आपको वो जो टॉप रैंक्ड प्रोडक्ट है उसको बीट डाउन करना है, उससे ऊपर जाना है, तो आपको एटलीस्ट 50,000 60,000 रिव्यूज़ तो चाहिएंगे ही, और जो कि उससे ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हो। अब इतने सारे रिव्यूज़ आप अगर गैदर करते हैं ऑर्गेनिकली तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और अगर इनऑर्गेनिकली गैदर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। हमेशा ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जो कि टॉप रैंक्ड प्रोडक्ट जो है उसके टॉप 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट जो है उनके ओवरऑल जो रिव्यू एवरेज है वो कम है, 1000 या 500 से भी कम हो, तो मान लीजिए आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है रिव्यूज़ में, कि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर, हम भी जब ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से खरीदते हैं, हम हर प्रोडक्ट का तो रिव्यू डालते नहीं। मान लीजिए आपने 100 प्रोडक्ट्स बेचे, उसमें से 90% लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा भी लगा ना, तो उसमें से 1 या 2 ही कस्टमर होगा जो आपके प्रोडक्ट पे पॉजिटिव रिव्यू देगा। बट बाकी के जो 10 लोग हैं जिनको आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, वो 10 लोग ज़रूर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे। इसलिए आपके प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव रिव्यूज़ कम होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि उन कस्टमर को जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगा है उनको रीच आउट करना होगा कि वो आपको रिव्यूज़ दें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप अमेज़ॉन FBA यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेलर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, तो आप सेलर को डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर सकते। बट अगर आप ईजी शिप यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन FBA नहीं यूज़ करते, तो आपको अमेज़ॉन का जो कस्टमर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक कस्टमर सपोर्ट के लिए एक व्हाट्सएप नंबर यूज़ करें, जिसमें जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनका जो मोबाइल नंबर है उसको यूज़ करके उनको फॉलोअप करें कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रही। क्योंकि अगर मान लीजिए आप उन कस्टमर को भी रीच आउट कर रहे हैं जिनको आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या जिनको मान लीजिए डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिल गया है, क्योंकि वो कस्टमर आपको डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर सकता, वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे देगा। बट अगर आप उनको रीच आउट करके उनकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, उनको नया प्रोडक्ट दे देंगे या फिर उनको रीइंबर्स कर देंगे, तो आप नेगेटिव रिव्यू से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ में जो पॉजिटिव रिव्यू वाले हैं वो भी आपको रिव्यूज़ देना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव रिव्यू का रेशो भी बढ़ेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप QR कोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई एक पैम्फलेट जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ शिप आउट कर सकते हैं कि दिस इज़ आवर कस्टमर केयर नंबर एंड यू कैन सेव इट एंड व्हाट्सएप अस इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद आवर प्रोडक्ट। ऐसा आप एक मैसेज बनाकर, एक पैम्फलेट बनाकर आप अपने प्रोडक्ट के साथ शिप आउट कर सकते हैं, ताकि आप वो नेगेटिव रिव्यूज़ वालों से बच सकें। या आप कस्टमर सपोर्ट में अपना लेकर चल सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि फेक रिव्यूज़ देते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता, बट कोई ऑप्शन नहीं है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, एक छोटी सी फीस उनको देनी होती है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 300 रुपये का है, वो आपसे 25-30 रुपये चार्ज करेंगे पर रिव्यू के, आपको प्रोडक्ट उनको फ्री देना पड़ेगा।
आप प्रोडक्ट उनको फ्री देंगे, 25-30 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तो वो आपको सेलर फीडबैक भी देंगे और रिव्यू भी देंगे और 5 स्टार रिव्यूज़ मिलेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एम्प्टी बॉक्स सर्विसेज भी होती हैं, उसमें बस फीस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 25-30 की जगह 50 रुपये आपसे ले लेंगे। तो आप ऐसे भी रिव्यू और सेलर फीडबैक इकट्ठे कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्रोडक्ट की रैंकिंग और विजिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अमेजॉन FBA। अगर देखिए आप इजी शिप कर रहे हैं और एक सेलर है जो कि अमेजॉन FBA यूज़ कर रहा है, उसका प्रोडक्ट FBA के थ्रू शिप आउट होता है, तो देर इज़ 90% चांस कि उसका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से ऊपर ही रैंक होएगा। क्यों होएगा? FBA होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, और जो आप करते हैं वो होता है फुलफिलमेंट बाय सेलर। इसमें क्या होता है, जितने भी अमेजॉन के प्राइम कस्टमर होते हैं वो नेक्स्ट डे डिलीवरी और 2 डे डिलीवरी के लिए एलिजिबल होते हैं, और FBA के थ्रू ही उनको 2 डे डिलीवरी और 1 डे डिलीवरी मिल पाती है। इसमें आप अपना प्रोडक्ट अमेजॉन के किसी एक वेयर हाउस में जो कि आपके पास होता है, जिसकी आप उनसे अप्रूवल लेते हैं, वहाँ पर शिप करते हैं, और वहाँ से आपका प्रोडक्ट जब भी ऑर्डर आता है वो ऑटोमेटिकली पैक करते हैं, शिप आउट करते हैं, और वो रिफंड और रिप्लेसमेंट भी उसकी उन्हीं के पास वापसी आती है। इसकी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अमेजॉन FBA इज़ अ गुड प्रपोजिशन फॉर यू। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप पे प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए 1 या 2 ही प्रोडक्ट हैं आपके पास, आप अमेजॉन FBA यूज़ करें। अगर आप पे बहुत प्रोडक्ट है, 1000-2000 प्रोडक्ट है, तो आप FBA यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट अमेजॉन FBA में नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है आपका प्रोडक्ट तो आपको इनबाउंड कराने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अगर आपका नया प्रोडक्ट है या पुराना भी प्रोडक्ट है उस पर सेल नहीं आ रही, अमेजॉन का PPC यूज़ कर सकते हैं, पे पर क्लिक इनका स्पॉन्सर्ड एड्स आप चला सकते हैं। इसमें आप अमेजॉन को पर क्लिक कुछ पैसे देते हैं आपका प्रोडक्ट ऊपर रैंक करने के लिए। इसमें आप कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेज को भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ भी ना यूज़ करके अमेजॉन को सीधा बोलिए ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको पुश करो और हमें सेल ला कर दो, वो आपको सेल ला कर देंगे। इसकी PPC की कॉस्ट डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, प्राइस सेगमेंट वाइज, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। PPC पे पूरा डिस्कशन जब हम अपना ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस का कोर्स लॉन्च करेंगे उस टाइम आपसे मैं डिस्कस करूँगा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपका नया प्रोडक्ट है या फिर आप नए सेलर हैं तो आप PPC को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट पुश कर सकते हैं, बट हमेशा कॉस्ट को अपने ध्यान में रखिएगा। कई बार PPC की कॉस्ट जो होती है वो ऐड अप हो जाती है और आपके प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं आप लॉस में जाने लगते हैं। तो हमेशा देखिएगा कि कहीं आपकी PPC की कॉस्ट जो है या जो आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन का डेली बजट है वो आपके प्रॉफिट से बाहर तो नहीं जा रहा। और आप क्या कर सकते हैं ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको एक रनिंग शू लेना है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि अमेज़ॉन पे जाके या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करेंगे रनिंग शूज़ फॉर मैन। हो सकता है 50% लोग करते भी है, आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं रनिंग शूज़ फॉर मैन, और अब तो गूगल ने शॉपिंग टैब भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप अपना अमेज़ॉन प्रोडक्ट गूगल पे रैंक कर सकें तो उससे आपकी सेल्स जो होंगी वो एटलीस्ट 2 टाइम्स हो जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपकी अमेज़ॉन लिस्टिंग इस हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए कि कीवर्ड्स जो गूगल सर्च क्वेरी के हैं वो आपकी लिस्टिंग से मैच कर सके। दूसरा, गूगल पे रैंक करने के लिए आप अपनी अमेज़ॉन लिस्टिंग को थोड़े से बैकलिंक्स दीजिए, थोड़े भी नहीं, अच्छे खासे बैकलिंक दीजिए। गूगल हम सबको पता है बैकलिंक्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने पर्सनली भी 2 लाइन 3 लाइन के पेज भी PBN और वेब 2.0 से रैंक किए, क्योंकि वो बैकलिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप अमेज़ॉन लिस्टिंग को बैकलिंक्स देंगे, हो सकता है आपका प्रोडक्ट गूगल पे रैंक करने लग जाए, और गूगल पे अगर रैंक करेगा तो आपको सेल्स बढ़ेंगी। उसके अलावा आप सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक ला सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किचन में हेल्पफुल है, या फिर किचन टूल्स या इक्विपमेंट्स आपने देखे होंगे आते हैं, तो आप FB पे ऐड रन करके ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी अमेज़ॉन लिस्टिंग पे। आप टी-शर्ट्स वगैरह बेचते हैं या फिर कोई इम्पल्स बाय प्रोडक्ट है, आप अमेज़ॉन पे ऐड रन करके आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन करके अमेज़ॉन पे ट्रैफिक ला सकते हैं। इंस्टा पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप ऐड रन कर एक कस्टमर को अपने ऑनलाइन स्टोर पर लेकर जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर ज़्यादा होगा। बट एक ई-कॉमर्स का बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर को अमेज़ॉन पे ज़्यादा ट्रस्ट है एक छोटे से ऑनलाइन स्टोर के मुकाबले, तो वो कस्टमर अमेज़ॉन से परचेज हो सकता है कर ले और आपके ऑनलाइन स्टोर से हो सकता है ना करे। तो हमेशा बेनिफिशियल होता है कि अगर आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर भी लेकर जा रहे हैं और आपकी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लिस्टिंग भी है,
तो आप उसको अपने ऑनलाइन स्टोर पे भी ऑप्शन दीजिए कि वो प्रोडक्ट वो अमेज़ॉन से भी खरीद सकता है। इसके अलावा आपने बहुत सारी एफिलिएट वेबसाइट्स देखी होंगी जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट्स होती हैं, या फिर ऐसी वेबसाइट जो कि प्रोडक्ट्स का रिव्यू देती है। आप उन वेबसाइट से या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी टाई अप कर सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को पुश करने में हेल्प कर सकता है। और अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो, पेटीएम वगैरह पे, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर रीसेलिंग करते हैं, आप इन मार्केट प्लेस पे लिस्ट मत कीजिए। जो उनका डिलीवरी का हैंड ओवर टाइम होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो पार हो जाता है और आपको पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप अपना ही स्टोर बनाएं, मार्केट प्लेस को यूज़ मत कीजिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई उन बिजनेस की बात या फिर उन लोगों की बात जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनका प्रोडक्ट प्राइस अच्छा है, ओपीएम अच्छा है और मार्केटिंग बजट भी अच्छा है। वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर सकते हैं, या फिर वो जो कि ऑलरेडी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं और वो कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं और कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका रिटेल स्टोर है और आपको इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है और आप ऑनलाइन के थ्रू थोड़ा सा बिजनेस अपने पास लाना चाहते हैं, आप परेशान हैं अमेज़ॉन की वजह से, आप परेशान हैं जियो की वजह से, ग्रोफर्स, इंस्टामार्ट की वजह से, तो आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल माय बिजनेस पे अपना जो स्टोर है, जो अपना बिजनेस है, उसको लिस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको, अगर मान लीजिए प्लम्बर चाहिए अपने घर के पास, या फिर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आपने कहीं पर नया एक घर खरीदा है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो बहुत लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं इलेक्ट्रीशियन नियर मी या फिर प्लम्बर नियर मी, और गूगल वहाँ पे गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग को ही रैंक करता है। मान लीजिए आपकी एक हार्डवेयर की स्टोर है और किसी ने आपके जो नेबरहुड है उसमें एक घर खरीदा है। अब वो जब गूगल पे आके सर्च करेगा हार्डवेयर स्टोर नियर मी, उसको जब भी कोई सैनिटरी का सामान चाहिएगा या प्लम्बर चाहिएगा या कुछ भी ऐसा सामान चाहिएगा जो आपके स्टोर पे अवेलेबल है, वो उसको गूगल पे सर्च करेगा, तो गूगल उसको उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आसपास में जो शॉप्स होंगी उसकी लिस्टिंग सबसे ऊपर दिखाएगा। गूगल माय बिजनेस पे सबसे ऊपर दिखाएगा जब वो सर्च करेगा नियर मी या फिर स्पेसिफिक एरिया का नाम डालेगा। अब अगर आप गूगल माय बिजनेस पे होंगे ही नहीं तो गूगल आपकी लिस्टिंग दिखाएगा ही नहीं, तो इससे आप पोटेंशियल कस्टमर को लूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, गूगल माय बिजनेस पे अपने बिजनेस की, अपनी शॉप की लिस्टिंग करनी चाहिए और उस लिस्टिंग को रैंक करवाना चाहिए। लिस्टिंग रैंक कराने के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आप अपनी लिस्टिंग जो है वो अपडेटेड रखें, उसमें जितना कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फ़ोटोज़, सब कुछ एक्यूरेट रखें और उसको अप टू डेट अपडेट भी करते रहें अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं भी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर गूगल माय बिजनेस को रैंक कराने का होता है रिव्यूज़। रिव्यूज़ में वही, आप कुछ रिव्यूज़ खरीद भी सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइट हैट प्रैक्टिस करनी है और तभी आप रैंक कर सकते हैं। अगर आपका टाइम बच रहा है, आप पे थोड़ा सा पैसा है लगाने को, तो आप ब्लैक हैट, ग्रे हैट, वाइट हैट तीनों को यूज़ करें। जैसे मान लीजिए गूगल माय बिजनेस पे रिव्यूज़ आपको चाहिए, आपने नई नई लिस्टिंग करी है, विदाउट रिव्यूज़ आप रैंक नहीं करेंगे, तो आप रिव्यूज़ क्या करेंगे, आप खरीद लेंगे रिव्यूज़। बहुत सारे ऐसे मार्केटर्स हैं जो कि पेड रिव्यूज़ देते हैं। अब मान लीजिए आप पे कुछ इनऑर्गेनिक रिव्यूज़ इकट्ठे हो गए जिनके लिए आपने पैसे दिए, आपकी जो लिस्टिंग है वो थोड़ी सी रैंक करने लग गई। अब आपकी शॉप पे जो जेन्युइन कस्टमर आते हैं जो कि ऑर्गेनिक रिव्यूज़ आपको दे सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग पर रिव्यू डालें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको बहुत जो बिजनेसेस हैं वो यूज़ नहीं कर रहे, मैक्सिमम बिजनेस यूज़ नहीं कर रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्यूआर कोड जनरेट कीजिए जो कि क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट आपकी गूगल माय बिजनेस के रिव्यू पेज पे ले जाएगा। क्योंकि उसमें क्या है कि जो कस्टमर आपका है उसका प्रोसेस कट डाउन हो जाएगा। कोई आपके लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा कि वो सर्च करेगा फिर रिव्यू डालेगा। आप उसको क्यूआर कोड दीजिए, गूगल पे सर्च करें क्यूआर कोड जनरेटर, आपको बहुत से क्यूआर कोड जनरेटर मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो वो आपको एक क्यूआर कोड बना के दे देगा। आप उस क्यूआर कोड को प्रिंट आउट करें, अपनी शॉप पर लगाएं। हर कस्टमर को जो भी आपसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको वो क्यूआर कोड साथ में दे, प्रिंट आउट उसका कट आउट करके आप उसको साथ में दे। एक छोटा सा कार्ड बनवा लीजिए, 1000-2000 छपवा लीजिए, हर किसी को दे। कस्टमर के लिए कुछ नया भी होगा इसलिए भी वो रिव्यू देगा। दूसरा, कस्टमर का जो प्रोसेस होगा सर्च करके ढूंढ के रिव्यू देने का, वो कट डाउन हो जाएगा। तो आप कस्टमर से अपनी शॉप पे खड़े होकर भी 2 मिनट में रिव्यू ले पाएंगे।
तो अगर आप रिव्यूज़ देंगे और अपनी गूगल लिस्टिंग जो है एक्यूरेट रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे, तो जीएमबी पे आपकी लिस्टिंग ज़रूर रैंक करेगी। दूसरा, रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं कि आप पे जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, आप एक डाटाबेस उनका एक्यूमुलेट करें, उनके व्हाट्सएप नंबर रखें, एक ब्रोशर बनाएं, कैटलॉग बनाएं, व्हाट्सएप पे अपलोड करें। अब मान लीजिए आपकी ग्रोसरीज की शॉप है और आपको ग्रोफर्स, स्विगी, इंस्टामार्ट से कंपटीशन फेस हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, लोग तो चाहेंगे कि उनको कन्वीनियंस मिले। अगर वो कन्वीनियंस आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो स्विगी से क्यों खरीदेंगे? स्विगी का तो प्रोडक्ट उनको ऑलरेडी महंगा पड़ता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप उनको ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलियत दे सकते हैं, अपने जो छोटा सा नेबरहुड है उसको टारगेट करके। मान लीजिए मेरी एक किराना स्टोर है, मेरा एक किराना स्टोर है और मैं अपने नेबरहुड को टारगेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जीएमबी लिस्टिंग करूँगा, उस पर रिव्यूज़ डालूंगा, जिससे कि लोगों को पता लगे कि आसपास में मेरा किराना स्टोर है। दूसरा, मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग शुरू करूँगा। कैसे करूँगा, मैं लोगों का डाटाबेस इकट्ठा करना शुरू करूँगा, व्हाट्सएप का नंबर उनका लेना शुरू करूँगा, अपने व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट पे कैटलॉग अपलोड करना शुरू करूँगा। उन लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको घर बैठे भी चाहिए तो आप हमें या तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे दीजिए जो आपको चाहिए, आप हमें फ़ोन पे ऑर्डर दे दीजिए, हम आपको घर पे डिलीवरी दे देंगे आधे घंटे में। अगर मान लीजिए ग्रोफर्स आपको 24 आवर्स डिलीवरी दे रहा है, इंस्टामार्ट आपको 24 आवर डिलीवरी दे रहा है और आपका मेरा जो किराना स्टोर है वो आपको आधे घंटे में डिलीवरी दे रहा है, तो आप मेरे किराना स्टोर से ही मंगाएंगे ना, क्योंकि आप कन्वीनियंस के लिए ही ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 या 2 ऐसे लड़के रख लूँगा जो कि मेरे नेबरहुड में लोकल शिपिंग प्रोवाइड करा सकें। 30 मिनट में शिपिंग दूंगा, ऑनलाइन की उनको सहूलियत दे रहा हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप ऑर्डर कर दीजिए। या मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकता हूँ। उसमें क्या कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 प्रोडक्ट हैं, 1000 प्रोडक्ट तो लिस्ट करूँगा तो बहुत पैसा लगेगा और बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, अमेज़ोन से इंपोर्ट कर लूँगा प्रोडक्ट। वो आप किसी वेब डेवलपमेंट टीम को भी कंसल्ट करके कर सकते हैं। एक क्विक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अमेज़ोन से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लीजिए अपनी वेबसाइट पे। प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपने अकॉर्डिंग रखिए, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, टाइटल वगैरह देने का टाइम बच जाएगा। और आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं आप हमारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे आके ऑर्डर दीजिए, हम आपको 30 मिनट्स में शिपिंग दे देंगे। देखिए, आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर आप जीएमबी लिस्टिंग कर रहे हैं, कीवर्ड पे खर्चा करना पड़ेगा, जीएमबी लिस्टिंग कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा। जीएमबी लिस्टिंग का भी कंप्लीट मार्केटिंग कोर्स हम अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि अगर आप जीएमबी लिस्टिंग भी करना चाहते हैं तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने आप कर सकें। आपको मार्केटिंग करनी है, आपको बैकलिंक्स खरीदने पड़ेंगे, आपको रिव्यूज़ खरीदने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, लोकल नेबरहुड में शिपिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको शिपिंग प्रोवाइडर्स रखने पड़ेंगे, 2-3 लड़के रखने पड़ेंगे शिपिंग के लिए, उसका खर्चा करना पड़ेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके बेनिफिट में ही काम करेगा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाता, अगर आप होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं या इंपोर्टर हैं, मैं रिटेलर्स को रिकमेंड नहीं करता। रिटेलर्स अपने नेबरहुड तक के लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाएं, अच्छा है। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी दिल्ली में किराना स्टोर है, मैं मिजोरम तो शिपिंग करने से रहा ना, मैं दिल्ली नेबरहुड के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊं जिसमें वो ऑर्डर करें और मैं अपने लोकल शॉप से उनको शिप आउट करूं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर से उनको शिपिंग करूं, वो बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मैं पूरा दिल्ली टारगेट कर रहा हूं या फिर मैं पूरा एक स्टेट या पूरा कंट्री टारगेट कर रहा हूं, तो मेरा ओपीएम अच्छा होना चाहिए। रिटेलर्स का ओपीएम इतना नहीं होता है। मेरा ओपीएम कब होगा, जब मैं डायरेक्ट इंपोर्टर हूँ। अगर मैं डायरेक्ट इंपोर्टर हूँ और मैं एक स्पेसिफिक नीश में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहिए। ऑनलाइन स्टोर में इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू नीच डाउन टू अ सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरी, जहाँ पे कंपटीशन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आप नीच डाउन करते हैं तो आप मार्केटिंग भी इजी कर सकते हैं, क्योंकि आप पेपर क्लिक के लिए ज़्यादा कैंपेन्स नहीं रन कर रहे, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप नीच डाउन कर सकते हैं तो आप ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करना है। अगर आपका प्रिंट ऑन डिमांड एक बिजनेस है तो आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। किचन टूल्स का बिजनेस है, आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। B2B बिजनेस है, आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप नीच डाउन करेंगे तभी आप फिगर आउट कर पाएंगे कि आपको कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक नीश में काम कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स जो होंगे ना, वो लॉयल कस्टमर ज़्यादा रहेंगे आपके। दूसरा, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जब आप सेल करते हैं,
आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं, उसमें आप आफ्टर सेल सर्विसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप हमेशा चाहे ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हो तो नीश में ही स्टार्ट करें। एक ब्रॉडर कैटेगरी आप कभी भी एक्सपैंड कर सकते हैं, बट जब आप पे एक स्पेसिफिक ऑडियंस हो जाए, मान लीजिए आप यूट्यूब भी करना चाहते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में यूट्यूब करना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब पे एज सच पैसा कमाना एम नहीं है, तो मैं एक ब्रॉडर कैटेगरी टारगेट कर रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको बताऊंगा। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आप उसमें नीच डाउन करें। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बताएं सिर्फ, या एसईओ से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, उसमें भी आप नीच डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए सोशल मीडिया आपने चूज़ किया, उसमें आप सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग बताएं, या सिर्फ इंस्टा मार्केटिंग, या सिर्फ यूट्यूब मार्केटिंग। तो आप जितना नीच डाउन जाते जाएंगे उतना आपको ईजी होगा अपनी नीश में ग्रो करना, क्योंकि बेशक नीश में कस्टमर कम होंगे, व्यूअर्स कम होंगे, बट वहाँ कंपटीशन भी बहुत कम है। और एक स्पेसिफिक क्वेरी कोई सर्च कर रहा है तभी आपकी वीडियो पे या आपके प्रोडक्ट पे लैंड करेगा, और क्योंकि वो एक स्पेसिफिक क्वेरी सर्च करके आ रहे हैं, उसको उस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू कि आप कैसे ऑनलाइन में जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बढ़ते जा रहे हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और अगर उन्हें यूज़ नहीं कर सकते और उनकी प्रेजेंस से परेशान है, आपकी सेल्स कम हो रही है, तो आप कैसे अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग को मिलाकर। आप जीएमबी लिस्टिंग कर सकते हैं, लोकल शिपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो पे बने हुए हैं, यानी कि यू रियली लाइक दिस वीडियो, I would appreciate if you hit the like button and share this video with your friends. Thank you.